सभी लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से हेलो एंड वेलकम। चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड की स्टडी करनी। तो बिल्कुल मुद्दे पर आ जाओ। सॉलिड जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमार्फस सॉलिड। एग्जाम्पल लिया जाए दोनों का, तो ये चौक जिससे हम लिख रहे हैं, ये चौक जो है एमार्फस सॉलिड में आता है और इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एक और एग्जाम्पल मार्बल। मार्बल तुमने देखा है, इससे फर्श बनाया जाता है और तरह तरह के खिलौने भी बनाए जाते हैं। सो ये मार्बल, इसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो चौक बड़ा ही सॉफ्ट है, ये इतना सॉफ्ट है कि आसानी से इससे हम बोर्ड पर लिख सकते हैं, आसानी से इसको हम तोड़ दे तो टूट जाएगा। लेकिन मार्बल चौक के कंपैरिजन में बहुत हार्ड होता है, इसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही मटेरियल है, एक बार ये बड़ा सॉफ्ट है, एक बार ये बड़ा हार्ड है। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये चौक जिन पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। ये मार्बल जिन पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है। अगर अरेंजमेंट खूब बढ़िया हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, अगर अरेंजमेंट रेगुलर है तो ऐसा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। और अगर अरेंजमेंट इरेगुलर है तो जो अपना सॉलिड होता है वो एमार्फस टाइप का हो जाएगा। सो ये एमार्फस होगा या क्रिस्टलाइन होगा, ये डिपेंड करता है कि जिन पार्टिकल्स से अपना सॉलिड बना हुआ है, उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर या इरेगुलर। इन दोनों में कुछ और भी छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं, तो उनको भी देख लिया जाए। लाइक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब दूर दूर तक, जहां जहां तक दिखाई पड़ेगा वहां तक एक जैसा अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब अगर कोई अरेंजमेंट होगा तो थोड़ी दूर तक, ठीक है। वैसे तो एमार्फस सॉलिड में कोई खास अरेंजमेंट होता नहीं है, सब कुछ इरेगुलर है, लेकिन मान लो कि थोड़ा बहुत अरेंजमेंट में दिखाई भी पड़ता है तो बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा, छोटी सी दूरी तक दिखाई पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर कोई दूसरा अरेंजमेंट शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे सर इरेगुलर मेथड ऑफ अरेंजमेंट, इसीलिए वहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एंड वन मोर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अगर कोई सॉलिड है तो उसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर वो लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, अब मान लो एक सॉलिड है जो मेल्ट करना शुरू हुआ 120 डिग्री सेल्सियस पर, और 122 डिग्री सेल्सियस आते आते ये पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल, सॉलिड अपना मेल्ट करना शुरू हुआ 120 डिग्री सेल्सियस पर, और 140 डिग्री आते आते वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब पूरी तरह से लिक्विफाई होने के लिए या फिर पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है टेम्परेचर में। 120 से शुरू हुआ काम और 122 पर पूरा हो गया, या 120 से शुरू हुआ और 140 पर जाकर के पूरा हुआ। तो पहले वाले कैटेगरी को बोलते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, ये जैसे ही मेल्ट करना शुरू हुआ तुरंत थोड़ी देर में पिघल गया। और ये क्या है, मेल्ट करना शुरू हुआ अपना धीरे 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 मेल्ट होता जा रहा है, बहुत देर बाद काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद पूरी तरह से मेल्ट हुआ। इसको बोलते हैं
ये शार्प है और ये शार्प नहीं है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। ये मेल्ट होना जब शुरू होते हैं तो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का रेंज नहीं लेते हैं। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, एक एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक होता है, एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज in different directions। अगर हम डायरेक्शन बदल देंगे प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम किसी प्रॉपर्टी, मतलब सारी प्रॉपर्टीज को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जो डायरेक्शन के साथ साथ बदलती रहती है, तो ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड में पॉसिबल है, वाटर्स में नहीं पॉसिबल है। इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। और यहाँ क्या है, सब तरफ एक जैसा प्रॉपर्टी दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। अब प्रश्न ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा कुछ इस तरह से होगा कि अगर मान लो ए और बी को मिला करके अपना सॉलिड बना हुआ है, ए बी एंड ए बी कुछ इस तरह से जो है अपना, फिर से मान लो बी है, फिर ए है, फिर बी, ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट, ठीक है, सो वेरी रेगुलर अरेंजमेंट। ए बी आता जा रहा है, फिर ए के नीचे बी है, फिर बी के आगे ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी चलता जा रहा है। तो इसमें अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें बी मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें ए मिलेगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें ए और बी दोनों मिलेंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहा है, ठीक है। अरेंजमेंट इज वेरी रेगुलर, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहा है, इसीलिए डायरेक्शन बदल जाने पर प्रॉपर्टीज बदल सकती है। और इसका एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम इसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो अगर वो मटेरियल क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो डायरेक्शन बदलने के साथ साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बदलता जाता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो होता यह है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है, और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बारे में और जानना है तो या तो किसी फिजिक्स के बुक में जाकर के पढ़ो या फिर अपने फिजिक्स के टीचर से थोड़ा सा पूछो, क्योंकि अब हम यहाँ केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स नहीं घुसाना चाहते। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एग्जांपल फॉर एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, और इसमें अमॉर्फस वाले में क्या होगा, आइसोट्रॉपिक। तो ये सारी चीजें नोट करते जाओ अपनी कॉपी में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो रेगुलर एलिमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर होता है। एंड वन मोर थिंग दैट इज शार्प एंड स्मूथ edges and corners when cut with knife। अगर मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम तोड़ते हैं, फोड़ते हैं या फिर नाइफ से काटते हैं तो हमें दिखाई पड़ेगा कि जो उसमें सरफेस बन रहा है या फिर जो एजेस बन रहे हैं वो काफ़ी स्मूथ होता है, जबकि एमॉर्फस वाले में ऐसा नहीं होता। एक बार करके देख लो, ऐसा होता है कि नहीं, तो फील करोगे कि इसका कॉर्नर जो है, इसका फेस जो बन रहा है, थोड़ा बहुत जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है उसको काफ़ी स्मूथ होगा, जबकि एमॉर्फस वाले में इसमें ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में 4-5 डिफरेंस है, जो है कि ये रेगुलर है और वहाँ पर अरेंजमेंट जो है इरेगुलर होगा। इधर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो उधर जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, वहाँ मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, ब्रॉड होगा। यहाँ पर एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर है तो वहाँ आइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। आइसोट्रॉपिक बिहेवियर मतलब अगर सपोज इसी में ए बी अपना सब कुछ इरेगुलरली कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, सब कुछ इरेगुलर, तो हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं हर तरफ प्रोबेबिलिटी सेम है कि जैसा पार्टिकल इधर मिलने का चांस है वैसा ही पार्टिकल उधर भी मिलने का चांस है। वैसा नहीं कि डायरेक्शन बदलने पर कुछ खास मिल जाएगा,
क्योंकि अरेंजमेंट इज वेरी वेरी इरेगुलर, इसीलिए सारे डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाई पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल आइसोट्रोपिक बिहेवियर फॉर अमorphous सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एनिसोट्रोपिक और उनके लिए आइसोट्रोपिक। और चाकू वगैरह से काटेंगे तो स्मूथ है जिसमें दिखाई पड़ेगा, स्मूथ कॉर्नर दिखाई पड़ेगा जबकि वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया सॉलिड के बारे में थोड़ा सा ओपनिंग पार्ट। हम लोगों ने सॉलिड को समझना शुरू कर दिया है और हमको इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे, या बोलो कि अब जो भी बातें करेंगे हम आगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही करेंगे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको इसी की स्टडी करनी है और स्टडी में हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला कि मेरा सॉलिड किस तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है, किस तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना है। पार्टिकल्स जो है आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। तो किस तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अगर मेरा सॉलिड जो है आयन से मिलकर बना है उसको हम नाम दे देते हैं आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। अगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसी तरह से अगर एटम से मिलकर के बना है तो हम बोलते हैं एटॉमिक सॉलिड। और एक और तरह का सॉलिड होता है मेटालिक सॉलिड। तो ये लो सॉलिड का क्लासिफिकेशन भी हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड जो है अगर इतना क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसको हम चार क्लास में सीधे सीधे रख सकते हैं, या फिर या वो आयनिक होगा, मतलब आयन से मिलकर के बना होगा। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl में क्या है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जैसे बर्फ, बर्फ में आयंस नहीं होते, बर्फ जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। सो मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O इज अ मॉलिक्यूल नॉट आयन। यहाँ पर आयंस नहीं है, कोई आयन नहीं, सिर्फ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। एटॉमिक सॉलिड जैसे डायमंड, डायमंड जो है प्योर कार्बन से मिलकर के बना है। मेटेलिक सॉलिड जैसे सोडियम, आयरन, कोई भी मेटल नाम ले लो, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सारे जो है मेटल्स हैं, इनको मेटेलिक सॉलिड वाले कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा हम लोगों को ये सोचना होता है कि इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि अगर हम सॉलिड का कोई टुकड़ा लेते हैं तो ऐसा नहीं उसमें एक या दो पार्टिकल्स है या 10 पार्टिकल्स, वहां पर क्या है मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, अरबों खरबों पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड का कोई टुकड़ा लेते हैं तो उसमें अरबों खरबों पार्टिकल्स हैं, वो सारे पार्टिकल्स एक साथ रह रहे हैं। इट मीन्स उनके बीच में कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होना चाहिए। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो एक साथ नहीं रहेंगे, तो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर सॉलिड है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो सारे पार्टिकल्स एक साथ रह रहे हैं। ओके, और अगर वो एक साथ रह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हमको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सोचना है। थर्ड, व्हाट इज द अरेंजमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि अरेंजमेंट इज रेगुलर, लेकिन रेगुलर मतलब क्या, कैसा रेगुलर। रेगुलर भी तो बहुत सारे तरीके से लगाया जा सकता है ना, तो बिल्कुल बना करके दिखाना है कि कैसा अरेंजमेंट होगा। तो पार्टिकल्स कैसे होंगे, आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, या फिर कुछ और होगा, लाइक आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस सॉलिड के अंदर जो ढेर सारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसी से पता चलेगा कि मेरा सॉलिड हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा। कुछ सॉलिड जो है हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। तो कब हार्ड होगा कब सॉफ्ट होगा डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स पर। अगर पार्टिकल्स के बीच में खूब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो वो हार्ड होगा, अट्रैक्शन कम है सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा, ये भी डिपेंड करता है अट्रैक्शन पर। अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कमजोर है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन की बात करना पड़ेगा। देन अरेंजमेंट की बात हम लोग थोड़ी करेंगे। तो
पार्टिकल्स की बात तो ऑलमोस्ट हो ही गई है कि पार्टिकल्स या तो आयन से मिलकर के बना होगा, या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा, या फिर एटम से मिलकर के बना होगा। और फोर्थ सॉलिड इज द मेटालिक सॉलिड। तो जरा थोड़ा इनकी भी बातें हम कर लें, फिर लास्ट में हम लोग अरेंजमेंट वगैरह की बातें करेंगे। तो आयनिक सॉलिड का एक एग्जांपल बनाते हैं NaCl। NaCl में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, फिर सोडियम आयन, फिर क्लोराइड। इस तरह से सोडियम के नीचे हम क्लोराइड लिख दे रहे हैं, फिर क्लोराइड के आगे सोडियम, देन क्लोराइड, देन सोडियम, देन सोडियम एंड क्लोराइड, एंड सोडियम एंड क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड का छोटा सा टुकड़ा है। अब इसके अंदर क्या है, सोडियम आयंस भी है और क्लोराइड आयंस भी है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोडियम आयन जो अपने चारों तरफ इधर भी सारे जो क्लोराइड आयंस हैं इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से जो क्लोराइड आयन है वो अपने चारों तरफ के सारे सोडियम आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इसीलिए ये काफी स्ट्रांग भी होता है, स्ट्रांग भी है। और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और थोड़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे बर्फ है, तो बर्फ में क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। सो H2O, 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 इस तरह से मॉलिक्यूल्स है वहाँ। अब इन मॉलिक्यूल्स पर तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक साथ रहते कैसे हैं, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से फोकस करना देखो जरूरी है। हमको इस बात को अच्छी तरह समझना है कि यहाँ चार्ज था, आयन है, तो आयन के ऊपर तो चार्ज होगा ही, लेकिन यहाँ आयंस नहीं, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज नहीं है। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो होता ये है कि मॉलिक्यूल्स में डाइपोल पाया जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स में ये डाइपोल परमानेंट होता है, ठीक है ना, डाइपोल। अब ये डाइपोल या तो परमानेंट होगा या फिर टेम्पोररी होगा। परमानेंट डाइपोल होगा तो थोड़ा स्ट्रांग होगा, टेम्पोररी होगा तो कमजोर होगा। एंड फर्दर कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह से डाइपोल ही होता है। जब डाइपोल मेरा काफी स्ट्रांग हो जाता है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इन पर भी वीडियो मौजूद है, डाइपोल वाला वीडियो देख करके सीखिए कि डाइपोल क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वीडियो देख करके सीखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उतनी ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि ये भी जो है अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन जो है इससे काफ़ी कमजोर है। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, डाइपोल मतलब दो पोल है, पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल। सो एक निगेटिव पोल डेल्टा माइनस और एक पॉजिटिव पोल डेल्टा प्लस। ठीक, कैसे आ रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल HCl का लेंगे, तो HCl और NaCl दोनों का थोड़ा कंपैरिजन करें। सोडियम क्लोराइड में क्या है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस हो गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर प्लस, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर माइनस। HCl में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, ट्रांसफर नहीं है, इसीलिए H पर प्लस और Cl पर माइनस नहीं आ सकता। लेकिन क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होने चाहिए क्योंकि शेयरिंग हो रही है। तो ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन और ये इनका मिड पॉइंट, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच होने चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से नहीं गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन के पास चले गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा क्लोरीन के साइड में चला गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस। ये माइनस और ये प्लस जो है, इस माइनस और इस प्लस से काफी कमजोर है और इसी को बोलते हैं डाइपोल। इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, डाइपोल आ गया, एक तरफ नेगेटिव पोल और एक तरफ पॉजिटिव पोल। तो वैसा ही कुछ डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल में भी, एक तरफ नेगेटिव पोल और एक तरफ पॉजिटिव पोल। इसमें भी होगा एक तरफ नेगेटिव पोल और एक तरफ पॉजिटिव पोल, इसमें भी होगा नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। तो इसका नेगेटिव पोल अगले वाले के पॉजिटिव पोल को, फिर इसका नेगेटिव पोल अगले वाले के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ खींचेगा। ये चलता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से डाइपोल के कारण जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को डाइपोल से पकड़े रहते हैं। देयर इज नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक द आयंस। आयंस की तरह उनमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हाँ मॉलिक्यूल में डाइपोल है और डाइपोल का पॉजिटिव एंड
एक डाइपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डाइपोल को निगेटिव एंड को, इस डाइपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे वाले डाइपोल के निगेटिव एंड को, सब एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, इसीलिए ये सारे एक साथ रहते हैं। लेकिन ये फोर्स इससे कमजोर है, इसीलिए इससे कम स्ट्रॉन्ग भी होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि आयनिक कंपाउंड्स का होता है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, हमें एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन इसी में 1000 डिग्री 1100 या कुछ 900 ऐसा ही होगा, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माना जाता है। अब बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? बर्फ को हाथ में लो तो पिघलने लगता है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। तुम अपने आप सोच सकते हो कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत कमजोर है इसकी तुलना में, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी कम है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से एटॉमिक सॉलिड, इसकी भी बात कर लें। एटॉमिक सॉलिड की भी थोड़ी सी बात कर लें। तो एटॉमिक सॉलिड में हमने एग्जांपल लिया था डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन एटम से मिलकर के बना होता है। तो कार्बन अपने चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी जो है 4 होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 4 बार सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, इस तरह से चारों तरफ से जो है कार्बन से घिरा होगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इसी तरह से इसका भी होगा। सबके साथ यही होगा कि सब जो है चारों तरफ से कार्बन एटम्स के साथ घिरे होंगे। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कैसे बन रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सॉलिड के अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, वो भी काफी स्ट्रांग होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो भी काफी स्ट्रांग होता है, इसको भी हम किसी से कमजोर नहीं मानते। लेकिन यहाँ क्या था? ना तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है, ना तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। इसका डाइपोल इसके डाइपोल को अपनी तरफ खींचना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होगा और ये भी काफी हार्ड होना चाहिए। इनफैक्ट डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है। डायमंड जो है दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है, ठीक है। इससे हार्ड मटेरियल जल्दी कुछ मिलता नहीं। तो ये डायमंड काफी हार्ड क्यों है? क्योंकि एक कार्बन चारों तरफ से 4 कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स की सहायता से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया हुआ है, इसीलिए काफी हार्ड है। और लास्ट कैटेगरी सॉलिड का हमारा मेटेलिक सॉलिड, जैसे हम सोडियम ले लें, आयरन ले लें। तो मेटल्स की क्या खास बात होती है? जैसे सोडियम मेटल ही ले लें, सोडियम मेटल की खास बात क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसमें से ढेर सारे सोडियम होंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और सोडियम आयन बन जाएगा। तो ये मेटल के टुकड़े के अंदर ढेर सारे सोडियम आयन इस तरह से रहेंगे, सोडियम आयन सोडियम आयन सोडियम आयन सोडियम आयन, इस तरह से ढेर सारे सोडियम आयन उसके अंदर पड़े रहेंगे। अब इन सोडियम आयन के बीच में तो कोई अट्रैक्शन होने से रहा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। होता क्या है कि इसके बीच में ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो गैस के फॉर्म में, ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है ये गैस के फॉर्म में इनके बीच में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गैस, इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ मेटल्स। मेटल में जो मेटल आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गैस के बीच में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन गैस मेटल आयंस को और मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन गैस को टाइटली पकड़े हुए होते हैं, इसीलिए भी काफी मजबूत होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है। कुछ का कम भी होता है, कुछ का ज्यादा भी होता है, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है। तो इस तरह से 4 तरह की मेरे पास सॉलिड्स हो गए। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ठीक है ना, 3 मुद्दों पर मैं बात करनी थी। पार्टिकल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है और थर्ड अरेंजमेंट क्या है। तो पार्टिकल्स की बात हमने कर ली कि पार्टिकल या तो आयन होगा
या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे या फिर चौथा इस मेटेलिक टाइप का सॉलिड है। दूसरी बात हमें करनी थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, यहाँ भी काफी स्ट्रांग है, यहाँ भी काफी स्ट्रांग है। वीक कहाँ रह गया? यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का डायपोल दूसरे मॉलिक्यूल के डायपोल को पकड़ेगा। तो ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये भी ठीक ठाक स्ट्रांग होता है, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, दोनों तरह के मिलते हैं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, इसी का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम रह जाता है क्योंकि यहाँ पर फोर्स कमजोर है। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्टिकल्स को पहचान लिया कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो किस तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं। हमने ये भी पहचान लिया कि उनके बीच में फोर्स कैसा हो सकता है, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या आयनिक बॉन्ड होगा, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, या फिर कुछ स्पेशल अट्रैक्शन लाइक इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल वाला होगा। ठीक है ना, यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है? आयनिक अट्रैक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फिर आयनिक अट्रैक्शन। कॉपी में नोट करो। और यहाँ क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या अट्रैक्शन है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल। अभी डाइपोल भी जो है परमानेंट हो सकता है, टेम्पोररी हो सकता है, या कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल या बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गैस एंड मेटल आयंस। तो ये हो गया अट्रैक्शन। अब हम लोगों को बात करनी है अरेंजमेंट कि मेटल के अंदर या फिर सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। लेकिन उस अरेंजमेंट से पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जरा उसको सुलझा लिया जाए। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिएगा कि दोबारा पढ़ने में आसानी रहे। तो नेक्स्ट इज डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट, हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये भी प्योर कार्बन है और ये भी प्योर कार्बन है। ठीक है, ये भी क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन है। दोनों को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अगर एक ही एलिमेंट या एक ही मटेरियल कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ये सारे दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स, इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और भी कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, तो फिलहाल हम दो की बातें कर रहे हैं, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। दोनों ही कार्बन है, ये भी प्योर कार्बन, ये भी प्योर कार्बन, ये भी क्रिस्टलाइन, ये भी क्रिस्टलाइन। लेकिन ये बहुत हार्ड है और ये बहुत साफ है। ये देखो डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोगों को यही एक्सप्लेन करना है क्यों। ठीक है ना, यही चीज को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। अगर दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, दोनों में इसका भी रेगुलर अरेंजमेंट है, इसका भी रेगुलर अरेंजमेंट है, तो क्या ऐसा हो गया कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये कंडक्टर है, ये नॉन कंडक्टर, ऐसा क्यों हो गया? तो इसके लिए फिर से आंसर वही है कि अरेंजमेंट तो रेगुलर है लेकिन दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि ये हार्ड और नॉन कंडक्टर है, जबकि इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि सॉफ्ट और कंडक्टर है। अब वो अरेंजमेंट क्या है तो उसको देखा जाए। तो कार्बन में क्या होता है, एक कार्बन जो है चारों तरफ से 4 कार्बन एटम्स के साथ, ठीक है ना, एक कार्बन एटम, डायमंड में एक कार्बन एटम जो है अब चारों तरफ से 4 कार्बन एटम्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। और हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा एक कार्बन एटम जो है चारों तरफ से 4 कार्बन एटम्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये जो ज्योमेट्री होगी, ये ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था। ठीक है, तो अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो
तो जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए आपको बता दें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब ये कार्बन के साथ ये दो जो बॉन्ड्स हैं ये दोनों प्लेन में है, एक प्लेन से बाहर आ रहा है और एक प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा है। ये वाला बॉन्ड जो मोटा बनाया है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, जो डैश डैश करके बनाया है वो प्लेन से थोड़ा अंदर जा रहा है, मतलब ये बोर्ड से कुछ बाहर इस तरह से, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड जो है कुछ बोर्ड से बाहर ऐसा निकला हुआ और ये वाला बॉन्ड उतना ही बोर्ड से पीछे की तरफ, जबकि ये दोनों क्या है बोर्ड पर चिपके हुए हैं, इसीलिए बोलते हैं ये दोनों प्लेन में है या ये प्लेन से बाहर ये प्लेन से अंदर। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है। इसी तरह से ये वाला कार्बन जो होगा वो फिर से आगे 4 कार्बन एटम्स के साथ लगा होगा, ठीक है। ये कार्बन जो है वो भी फिर से इसी तरह से 4 कार्बन एटम्स के साथ लगा होगा। ये जो कार्बन है वो भी इसी तरह से जो है 4 कार्बन एटम्स के साथ कहीं कहीं लगा होगा। इस तरह से सब जो है जितने भी कार्बन एटम्स है चारों तरफ से टेट्राहेड्रली 4 कार्बन एटम्स के साथ लगे हुए होते हैं। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ उसको आइडेंटिफाई करो, मतलब समझ लो, आइडेंटिफाई क्या करना है समझ लेना है। ये कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ और अरेंजमेंट के साथ टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये चलता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। एक नेटवर्क चलता जाएगा, इसीलिए हम लोग एटॉमिक सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, एटॉमिक सॉलिड को कोवैलेंट सॉलिड भी बोला जाता है। अपनी कॉपी में नोट कर लो, एटॉमिक सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं क्योंकि नेटवर्क चलता जाता है। कोवैलेंट सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसीलिए हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे और इस सॉलिड को कोवैलेंट सॉलिड भी कह सकते हैं। तो ये हुआ अपना डायमंड। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम्स इस तरह से नहीं होते हैं, 6 कार्बन एटम्स मिलकर के एक रिंग बनाते हैं, इस तरह से हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। ये रिंग जो है बिल्कुल फ्लैट है, चपटा है, प्लेन में है। इस तरह से और भी कार्बन एटम्स मिलेंगे तो और भी रिंग्स बनते चले जाएंगे। तो कुछ इस तरह का स्टेटस है, ढेर सारे कार्बन एटम्स मिल करके इस तरह से रिंग बना लेते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसा स्टेटस हो गया। और इसमें जो है डबल बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। अगर हम किसी एक कार्बन एटम को फोकस करें तो हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी कार्बन एटम्स यहाँ पर हैं सब के सब एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड यहाँ पर भी बनाया है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड कैसे 1 2 3 4, और यहाँ जैसे इस कार्बन को फोकस करो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4 है, 2 सिंगल 1 डबल। यहाँ भी 4 है लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ 4 अलग अलग है, यहाँ पर 2 ये है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब इन दोनों को प्लेन में बनाना पड़ा, ये प्लेन से बाहर है और ये प्लेन से अंदर है। जबकि इसमें क्या है ऐसा कुछ नहीं है, सब के सब एक प्लेन में है। जैसे कागज का प्लेन होता है ना, सब के सब एक प्लेन में है। जबकि इसमें क्या होगा, एक प्लेन से ऊपर होगा, एक प्लेन से नीचे होगा, एक प्लेन में होगा, एक प्लेन में होगा। तो यहाँ पर क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ सब कुछ एक प्लेन में है, जैसे कागज का एक पेज होता है, एक पेपर शीट है ना, पेपर जैसा होता है अपना, वैसा है। तो अब ये एक प्लेन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। ग्रेफाइट में ऐसा सिर्फ एक प्लेन नहीं होता, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। तो एक ऐसा प्लेन और बना दिया जाए, एक ऐसा प्लेन और हो गया, ये लो, ठीक है। ऊपर वाला प्लेन, उसके नीचे एक प्लेन है, फिर उसके नीचे एक और प्लेन होगा। इस प्लेन में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस प्लेन में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस प्लेन में भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर दिखाया गया वैसा स्ट्रक्चर इसके नीचे वाले प्लेन में है, वैसा स्ट्रक्चर उसके नीचे वाले प्लेन में। इस तरह से एक के ऊपर कई सारे प्लेन्स या कई सारे सीट्स, ठीक है ना, सीट्स ऑफ बोल सकते हो, सीट्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। ये पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, तो कई सारे सीट्स है एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। अब यहाँ पर तो कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है इसलिए बॉन्ड को भी स्ट्रॉन्ग होगा, नो डाउट। अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है तो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। लेकिन इस वाले लेयर और इस वाले लेयर के बीच में क्या है, कुछ नहीं, ठीक है ना। पहला लेयर और दूसरा लेयर जो है इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी फोर्स नहीं है। जहाँ कोई फोर्स नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत टेम्पोररी डाइपोल काम करता रहता है, ठीक है। और ऐसे फोर्सेज को हम लोग फिलहाल वान डेर वाल्स
वान डेर वाल्स फोर्स बोल देते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग वान डेर वाल्स फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट के एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में क्या, न तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, न तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है, कोई भी खास फोर्स नहीं है। तो कौन सा फोर्स काम करेगा, डाइपोल वाला फोर्स काम करेगा, जिसको हम इस बार नाम दे रहे हैं वान डेर वाल्स फोर्स। तो इन लेयर्स के बीच में बड़े ही वीक फोर्सेज है और इसके कारण एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक है ना, एक लेयर को दूसरे लेयर से आसानी से हटाया जा सकता है। बस इसको आप ऐसे छू दीजिएगा तो क्या होगा कि ऊपर वाला लेयर आपके हाथ में चिपक जाएगा, उसके नीचे वाला लेयर आ जाएगा सामने। ग्रेफाइट जो होता है, जैसे पेंसिल से आप लोग लिखते हैं, ठीक है ना, तो पेंसिल का जो बीच में पेंसिल के बीच में काले रंग की रॉड पड़ी होती है, जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं वो काले रंग की जो रॉड होती है वो धीरे धीरे घिसती चली जाती है। वो जो रॉड होता है वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ है, पेंसिल का जो रॉड है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट होता है कि उससे हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें कई सारे लेयर्स हैं, कई सारे सीट्स हैं कार्बन एटम्स में, और एक सीट और दूसरे सीट के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि ग्रेफाइट में जो होते हैं कार्बन एटम्स के कई सारे सीट्स होते हैं, और हम किसी एक सीट को देखते हैं तो इस सीट के अंदर कार्बन एटम्स मिलकर के हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, और कोई भी कार्बन एटम को पकड़ेंगे तो 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ लेयर वाला स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ क्या है, पहले लेयर का कार्बन एटम दूसरे लेयर के कार्बन एटम से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, दूसरे लेयर का कार्बन एटम तीसरे लेयर के कार्बन एटम से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से ये सॉफ्ट और ये हार्ड। एक और डिफरेंस अगर देखोगे तो यहाँ पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा, और यहाँ पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा, ठीक है ना। कभी कभी पेपर में सब भी छोटा मोटा चीज़ पूछ लिया जाता है, वैसे यह बताने की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखे हैं, जानते हैं, तो आपको आता रहेगा। नहीं पढ़ रखे हैं, नहीं जानते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन पर भी वीडियो बना करके रखा हुआ है, उसको देखो, ओके। हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड sp2। एंड फाइनली एक और हमें देखना था कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर और ये कंडक्टर नहीं है, ऐसा क्यों। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन नहीं होता, थोड़ी सी बात इसकी हमें करनी है कि कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और कौन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो होता है जिसके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, मोबाइल चार्ज पार्टिकल्स। जैसे कहीं इलेक्ट्रॉन है वो चल फिर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। कहीं पॉजिटिव आयन है, ऐसा पॉजिटिव आयन है जो अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगहों पर भी जा सकता है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहा जाएगा। कहीं निगेटिव आयन है जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन चार्ज है और वो चल फिर नहीं सकता, मतलब अपनी जगह को छोड़ करके दूसरी जगहों पर नहीं जा सकता फ्रीली, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता। ऐसा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मतलब जरूर इसके अंदर कोई ऐसा चार्ज है जो चल फिर सकता है। यस, यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर हम ध्यान से देखें तो डबल सिंगल का पैटर्न जो है ग्रेफाइट में पाया जाता है, किसी भी डायरेक्शन चले जाओ, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। इस तरह से ये इस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसको नोट कर लेना कि ग्रेफाइट में क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, या फिर और ज्यादा बेटर बोलो तो बोलो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स है। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स, ठीक। पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, जब इस तरह का सिस्टम होता है तो बोलते हैं कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड। और जहां भी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड का नहीं, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है एक एंड से दूसरे एंड तक फ्रीली घूम सकता है, इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस सब जगहों पर आसानी से घूम सकते हैं। क्यों घूम सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स है, ठीक। तो अगर कभी पूछा जाए कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों है, तो वन वर्ड आंसर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि वहां पर पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है।
अब ये पूछा जाए डिलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है, बोलिएगा कि कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड से वहां पर पूछा जाए कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं तो बताइएगा कि डबल सिंगल का जो पैटर्न होता है इसी को कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ग्रेफाइट में कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स है और इस कॉन्जुगेशन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हैं और यही वजह है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। डायमंड में तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, वहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, ठीक है ना, उसको सिग्मा बोलते हैं, पाई नहीं होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई दोनों होते हैं, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इसी के कारण जो अपना ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बात को और कर लिया जाए कि क्या आयनिक सॉल्यूट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। जैसे NaCl है, क्या NaCl इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है? NaCl में क्या है, Na आयन सोडियम प्लस आयन भी है और क्लोराइड माइनस आयन भी है, लेकिन ये आयन्स अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी जगह फिक्स होते हैं, तो जो आयन्स है अपनी जगह फिक्स है, चल फिर नहीं सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर चार्ज तो है लेकिन ये चल फिर नहीं सकता, इसीलिए सोडियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो सकते हैं? तो वहां भी वही बात है, वहां चार्ज ही नहीं है, चलना तो दूर, वहां चार्ज भी नहीं है। क्या एटॉमिक सॉलिड हो सकते हैं? तो जैसे ग्रेफाइट का एटॉमिक सॉलिड है, एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज एटॉमिक सॉलिड में भी कोई चलने फिरने वाला चार्ज होता नहीं है, इसीलिए एटॉमिक सॉलिड भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। मेटेलिक सॉलिड की बात कर लो तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गैस होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गैस होता है, उसी में मेटल आयंस रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन गैस की खासियत क्या है कि ये कहीं भी आ जा सकता है, और इसीलिए मेटेलिक सॉलिड्स या जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं? तो सिर्फ मेटेलिक सॉलिड ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, और एक्सेप्शन अगर एक दो दिख जाए तो कोई बात नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट एटॉमिक सॉलिड है, नॉर्मल केसेज में एटॉमिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास कंजुगेटेड पाई बॉन्ड थ्रू डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सॉलिड जो है उसके अंदर पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं और पार्टिकल्स में फोर्स किस तरह का होता है, कौन कंडक्टर होगा, कौन कंडक्टर नहीं होगा, कौन हार्ड होगा, कौन सॉफ्ट होगा, और स्पेशली डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये हुआ सॉलिड वाले चैप्टर का एक तगड़ा ओपनिंग, ठीक है। सॉलिड वाले चैप्टर की ओपनिंग हो गई, अब यहीं पर इसको रोकते हैं। बाकी की चीज़ें, बाकी की बातें अगले वाले क्लास में करी जाएंगी। तब तक के लिए आप लोगों को बड़ा ध्यान से हमें सुना, उसके लिए सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।